Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th साइंस का जीएससीबी बोर्ड में मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमने सेक्शन ए एंड बी सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम का है। जो मॉडल पेपर आपको बोर्ड के द्वारा निकला था वो कैसा था, गुजराती मीडियम में था, उसको हमने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया है और आपके सामने लाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ताकि उनको भी पता चले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर आपने 36 तक सेक्शन बी में कंप्लीट किया था, जो कि 2 मार्क्स के थे एंड सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के आते थे। अब जो सेक्शन सी है इसमें आपको क्या आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे जनरल ऑप्शन के साथ, जिसमें से आपसे कोई भी 6 क्वेश्चन करना होगा। पूरे सेक्शन सी में से 9 क्वेश्चन दिए होंगे और 9 क्वेश्चन में से आप कोई भी वहाँ पे 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 है, तो 6 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 18 मार्क्स। तो टोटल आपका जो सेक्शन सी है वो 18 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 37 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एन इक्वेशन। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है एक्सप्लेन करना है इक्वेशन के साथ में। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन means a reaction in which 2 or more reactant combine to form a single product is called as a known as a combination reaction। ठीक है, तो यहाँ पे is known as a and a combination आप साइड में लिखना। तो क्या आएगा ये, रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि इट टेक्स द फॉर्म ऑफ, जैसे कि मैंने एक्स लिया एक वाई लिया है, दोनों मेरे रिएक्टेंट है। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, ये फॉर्म हुआ कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट एक्स वाई फॉर्म हुआ। इसी तरह से तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें से कुछ बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो हम इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपने सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया तो बना आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। बाद में आपने इसको रिएक्शन को बैलेंस किया है, 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 यहाँ पे बैलेंस हो गया। क्लियर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हैं, यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक होते हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, जब भी इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स हम अगर ले लें यहाँ पे, अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एज फॉर दैट मीन्स बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड रेस्पिरेशन डीकम्पोजिशन, दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका 37 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 बोला है, हाउ डज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज टेक्स प्लेस, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना है, मेटल का एक्सट्रैक्शन टूवर्ड द टॉप एक्टिविटी सीरीज, जहाँ से तो हम यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज का ले लेते हैं। तो देखो, सबसे यहाँ पे क्या आएगा, द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। जो मान लो टॉप एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सोडियम पोटेशियम आर द हाईली रिएक्टिव यहाँ पे मेटल्स। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई हीटिंग विद कार्बन। अगर उनको हम कार्बन के साथ हीट करें तो वहाँ पे कंपाउंड मान लो मिलेगा नहीं, ऑब्टेन नहीं कर सकते हो आप उनको। देन These metals have more affinity for oxygen। ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, they are more affinity for the oxygen and these metals are obtained by electrolytic reduction। जब मान लो अगर इन मेटल को हमें ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, then we can separate the metal। ना जैसे कि सोडियम आयन मैग्नेट, यहाँ पे एक आपका ये क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पे रिडक्शन का पूरा वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या लिया गया है, एक इस तरह से सेल लिया गया, आप देखो ये एनोड है, एक कैथोड है, दोनों के दोनों कैसे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे ले जाके बैटरी लगा दिया गया है इस तरह से। ओके, बाद में यहाँ पे आपको मोल्टेन NaCl का सोल्यूशन रखा गया है। देन सोडियम आयन माइग्रेट टूवर्ड द कैथोड। अब इसके बीच मान लो तुमने वो किया, जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास किया NaCl के सॉल्यूशन में, तो जो सोडियम आयन होगा ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। एंड जो Cl माइनस है किस तरफ जाएगा आपका, इस तरफ एनोड की तरफ जाएगा। वेयर एज इलेक्ट्रॉन इंटर द मेल्ट्स एंड आर रिड्यूस टू द सोडियम मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, जैसे क्लोराइड आयन है Cl आयन,
एंड आयन माइग्रेट टू द अदर वे, दैट मीन्स टूवर्ड द एनोड की तरफ ये माइग्रेट होगा। तो एंड दे गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन टू एनोड एंड द ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहाँ पे आता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट आर द एलॉयज, राइट नेम ऑफ एनी टू एलॉयज विद देयर कंस्टिट्यूएंट्स। आपको मतलब एलॉयज क्या होते हैं, आपको उसके बाद कोई भी दो एलॉयज के नाम देने हैं और उस एलॉयज में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना है। दैट मीन्स किससे बनता है वो एलॉयज। तो सबसे पहले देखो एलॉयज क्या होता है। एलॉयज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और मेटल एंड अदर एलिमेंट। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल को कंबाइन कर सकते हैं या फिर दूसरे और भी एलिमेंट को हम यहाँ पे कंबाइन करके जो चीज़ बनाते हैं वो होता है एलॉयज। दैट मीन्स एलॉयज सिंपल बोले तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ metals or other elements. Then to confer certain property of metal or strength, some of their present property certain or other metal or element can be added to the metal in specific ratio to form the alloys. In simpler words, we can say that an alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and a non metal. मतलब कोई भी आप मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर सकते हो, मेटल को मिक्स कर सकते हो, मेटल दूसरे एलिमेंट को मिक्स करके जो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो दैट इज योर एलॉयज। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इम्प्रूव्स मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है अगर हम मिक्स करते हैं, एंड रेजिस्ट ऑक्सीडेशन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी उसकी इंक्रीज होती है। देन एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमने ब्रास बनाया है। ये ब्रास हमारा क्या है, एक एलॉयज है, किसके मिलकर बना हुआ था, कॉपर एंड जिंक को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है ब्रास, बट एक स्पेसिफिक उनका रेशियो होता है, ठीक है। देन ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में मिक्स करते हैं कॉपर एंड टिन को। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है आपका आयरन एंड कार्बन से मिलकर बनता है स्टील। तो ये हमारा 39 का क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपको यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखो जब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे द ब्रेन इज इंक्लूड विथ द स्कल। ऊपर की जो खोपड़ी होती है आपको उसको बोलते हैं हम स्कल, उससे इनक्लोज दैट मीन बंद होता है। विच प्रोवाइड द फ्रंटल, देखो लेटरल एंड डोर्सल प्रोटेक्शन, इसको क्या करता है वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्कल। एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। अब स्कल के अंदर 22 बोन्स मतलब हड्डियाँ होती हैं। एंड 14 में ऑफ विच आर द फेशियल बोन्स, जिसमें से 14 जो है आगे हमारा जो फेस होता है वो फेशियल बोन्स होती हैं। एंड द रिमेन्स 8 फ्रॉम द क्रैनिकल बोन्स। द ब्रेन इज कंटेन्ड विथ इन द cranium and is surrounded by the cerebrospinal fluid which act as the buffer for the brain and cushioning mechanical shocks. देन आप लिखोगे यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। मान लो ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। द फोर ब्रेन पार्ट्स इंक्लूड, अब फोर ब्रेन के अंदर भी होते हैं अलग अलग पार्ट, जैसे कि सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। देन लार्जेस्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट इन द फोर ब्रेन। देन वर्किंग क्या है इनका, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ द जो यहाँ पे सेरिब्रम है इट इज़ योर मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द योर ब्रेन। देन कंट्रोल रीजनिंग एंड स्पीच इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्मेशन, इट कलेक्ट द रीजनिंग स्पीच इंटेलिजेंस ऑफ एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ योर माइंड। देन है हाइपोथैलेमस, इट इज़ रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, मूड एंड इमोशन, द सेंस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल etc। अब इस हाइपोथैलेमस के अंदर आपका क्या आता है, इट रेगुलेट टेम्परेचर को मान लो महसूस कराता है, मूड कैसा है तुम्हारा, इमोशंस को, सेंस को, टेस्ट को, स्मेल को, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस में आती है। देन थैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग मोटर इन्फॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आप मान लो मूवमेंट या फिर कोई कोऑर्डिनेशन करते हैं, दैट इज कहाँ से इन्फॉर्मेशन पास होती है, थैलेमस के। नेक्स्ट लिखोगे आप मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन देखो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कनेक्ट फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द हेड टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व इन फोकसिंग। देन लास्ट है आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन देखो, द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। द हिंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, कंट्रोल मस्कुलर एक्शन को, इसका काम होता है मस्कुलर एक्शन को कंट्रोल करना, एंड मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज जब होती है तो उसको मेंटेन करता है। देन है मेडुला। मेडुला का काम है इट इज ज्वाइंट विद द स्पिनल कॉर्ड दैट एंड कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक द रेस्पिरेशन। देन पोन्स,
relays impulses between the different parts of the brain and hindbrain functions. The three regions of the hindbrain coordinates all processes necessary for the survival, and these induced breathing, heartbeat, sleep, wakefulness and motor learning. देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट होता है, जिसके हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन करना था। आप वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बुक में देख के आप ड्रॉ कर सकते हो या नेट पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट बताना है। तो देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकल और जेनेटिकली लाइक द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। देन रिप्रोडक्शन इनेबल्स द इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, दैट मीन्स अपने में से एक नया कॉपीज, दैट मीन्स न्यू बॉर्न कोई भी चीज़ मान लो अगर ह्यूमन के लिए न्यू बॉर्न बेबी, इसी तरह सभी के लिए क्या होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जेनेटिकली के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनेबल करता है इंश्योर द दैट मीन्स जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है और आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। देन है दीज आर द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ना दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जीमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि इसमें दो तरह के यहाँ पे जीमेट्स होते हैं, एक मेल एंड फीमेल, दो तरह के यहाँ पे मेल एंड फीमेल दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जब इनका फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल जीमेट्स का, देन यहाँ पे फॉर्म होता है न्यूबॉर्न बेबी। देन है asexual reproduction. It is the type of reproduction in which no fusion of gamete takes place and the offspring is genetically identical to the parents. इसमें क्या होता है, सेम आइडेंटिकल, दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड इन दिस देयर आर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. There is a diversity in genetic makeup and of the individuals produced by the sexual reproduction, and since both the parents are involved in newly formed individual have the attributes of the both. Variation are more successful in sexual mode than in asexual mode. Then the species produced by the sexual reproduction survive more than those produced by the asexual reproduction. This is because the genetic variation help them to adapt for the different environment. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 41. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है आपको रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट सेम एक्सप्लेन करना है. रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन सेम नहीं होता है, ये चीज़ें हमें बताना है. तो देखो यहाँ पे द रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर एज द प्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अब देखो रीजनरेशन जो प्रोसेस है इट इज़ ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है एंड एसेक्सुअल भी हो सकता है. देन इसमें इन रीजनरेशन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द प्रोजेंसी. अब देखो यहाँ पे देखो जो इन जनरेशन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेंसी ऑर्गेनिज्म के लिए, वेयर एज इन रिप्रोडक्शन वन और मोर पेरेंट, वन और मोर नहीं बोल सकते, ओनली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू produce the organism. Next है in generation, in regeneration process the parent organism get split or cut into the parts through which new organism are produced. अब regeneration के अंदर कैसा होता है कि मान लो जो भी organism है उसको हम कट करते हैं या स्प्लिट करते हैं और उसी स्प्लिट या कटिंग करके जो न्यू organism प्रोड्यूस होता है. The parents loses its integrity whereas the reproduction of the parent cell may or may not always lose its integrity on passing new organism. देन फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं द बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल लूजेस इट्स इंटीग्रिटी. अब देखो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे टू सेल में डिवाइड होते हैं और ये खत्म हो जाते हैं. द बडिंग इन ईस्ट इज अनदर एग्जाम्पल वेयर द पेरेंट इन्वॉल्व सर्वाइव्स एंड द बड्स डिटेच फ्रॉम द बॉडी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ईस्ट का लें तो ईस्ट में से अगर न्यू यहाँ पे जो बनता है उसके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो उसमें से क्या होता है, तो जो पुराना वाला ईस्ट है तो पेरेंट सेल मरता नहीं है और न्यू बर्ड्स फॉर्म होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. बट इन बैक्टीरिया पेरेंट सेल विल मतलब डाई हो जाता है. नेक्स्ट है द रीजनरेशन कैन बी सीन इन द प्लेनेरिया ओनली वेयर एज द रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल कैन बी सीन इन मेनी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 42. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें बोला गया है आपसे व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड राइट टू लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखना है एंड उसके दो लॉ बताने हैं. तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक फिगर भी यहाँ पे रखा हुआ है.
तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। द बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डेंसिटी बिटवीन टू सब्सटेंस। देखो ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जैसे कि हम एयर मीडियम है, एयर मीडियम में से हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मैंने चलो वाटर मीडियम में गया, तो इसके भी देखो जो हमारा रे होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बेंड करता है, सीधा ऐसे जाना चाहिए बट जाता कैसे है, ऐसे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन। ओके और ये जो बेंडिंग होती है किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे जो देखो इन दोनों की जो डेंसिटी होती है उनके डिफरेंस की वजह से होती है। इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ऐसे जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी डेंसिटी यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गई तो इस तरह से बेंड हो जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा और इसकी कम है तो इस तरह से ऊपर के साइड बेंड हो जाएगा। क्लियर? नाउ a light ray refract whenever it's travel an angle into a medium of the different refractive index. This is change in speed result in a change in direction. So refraction makes it possible for us to have a optical instruments such as magnifying glass, lenses and prism. It is also because of the refraction of light that we can focus light on our retina. Then laws of refraction state that, यहाँ पे refraction का law लिख देते हैं, the incident ray, refracted ray and the normal of the interfere of the two media at the point of the incidence all lie on the same plane. ये जितने भी हैं, मान लो इंसिडेंट रे है या फिर नॉर्मल है या फिर रिफ्रैक्टेड, दीज ये क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे आते हैं। देन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो इसका साइन होगा ये थीटा और ये रिफ्रैक्शन वाला, दोनों कैसे, इन दोनों की साइन की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को हम स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे 9 के 9 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 में व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, राइट द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिंग पावर ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो 12 आपका 10 नंबर का चैप्टर है, उसमें से आया हुआ है। द पावर ऑफ लेंस इज रे ऑप्टिक, इट इज एबिलिटी टू बेंड द लाइट। Then the greater of the power of a lens, the greater of the power of lens, the greater is ability to refract light that the passes through it. Then for a convex lens, the converging ability to is defined by the power, and in a concave lens is the diverging ability. Then there is a connection between the focal length and the bending of the ray. As the focal length decreases, the amount of light bend increases. Therefore, we can conclude that the power of a lens is inversely proportional to the focal length of the lens. Then that means you can say that from this definition, P, that means power is equal to 1 by f, that because the power of a lens is inversely proportional to the focus of the length, तो 1 by f हो जाएगा यहाँ पे। Then the focal length is given in the meter, that means focal length को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, because it is a length. द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड बाय द यूनिट ऑफ द डायोप्टर। इसका यूनिट जो पावर का क्या है, डायोप्टर है, डी से डिनोट करते हैं। एंड 1 बाई एम, दैट मीन्स 1 बाई एफ या फिर 1 बाई मीटर को हम बोलते हैं यहाँ पे डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 44 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बोला गया है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैविंग रेजिस्टेंस 20 ohms एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड 6 वोल्ट बैटरी। देखो एक यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड कंडक्टर ऑफ द 4 ओम है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो हमें यहाँ पे देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बताना है, देन करंट बताना है उसके अंदर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, तो इस तरह से आप देखो इनको पहले क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, हमने यहाँ पे 4 वोल्ट ओम है, यहाँ पे वो किया है, लैंप का रेजिस्टेंस है वो 20 वोल्ट है, इस तरह से हमने इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे रहा लैंप, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 है, एंड कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस है इसका जो वोल्ट है कंडक्टर का, इसका 4 ओम है। तो देखो यहाँ पे टोटल ये दोनों किस तरह से कनेक्ट किए गए, सीरीज में कनेक्ट किए गए, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं सीरीज में, आर एस इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2। तो R1 कितना आपका है 20 एंड R2 है 4, तो इन दोनों को रख दो, 20 प्लस 4 दैट इज 24 ओम। एंड करंट अब हमें फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल टू होता है V बाई आई, यहाँ पे V बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने अभी ये देखो यहाँ पे फाइंड किया, एंड टोटल वोल्टेज आपको गिवन ही है, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज 6 एंड डिवाइडेड बाय 24, डिवाइड करोगे तो 0.25 एम्पियर आ जाएगा आपका।
देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, अभी हमें इनके बीच का देखो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो यहाँ पे हम R कौन सा लेंगे, ए वाला 20 वाला, क्योंकि ये इसका ये देखो ए वाला है, तो इसका तो ये 4A है, तो हम इसका 20 लेंगे R। एंड करंट जो होता है अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट जो होता है वो इक्वली ही फ्लो करता है सभी रेजिस्टेंस में। तो I की जगह पे हम यही रखेंगे जो फाइंड किए टोटल, एंड ए वाला हमारा आ जाएगा R दैट इज 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 45। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी इसी के साथ कंप्लीट होता है, जो कि आपका 3 मार्क्स का था। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ।